हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब स्पीडी समान विज्ञान बुक के मॉडल सेट फर्स्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी या एसएससी जीडी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो आपको बतलाना है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। क्या है भाई? आंवला है। अब बात आया विटामिन सी का, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बतलाना है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। अब विटामिन बी1 का पूछेंगे कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इस बात को भी आप याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इन सभी बातों को भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि रासायनिक नाम से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बतलाना है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है भाई? स्कर्वी होता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है। तो बतलाना है आपको मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएंगे शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उत्सर्जन कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसकी कमी से रतौंधी होता है। तो आपको बतलाना है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब बात आ गया विटामिन ए के बारे में तो जान लिए, और इसके कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। क्या होता है भाई? मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे चीनी रोग या डायबिटीज रोग भी आप कहते हैं। अब देखिए, ये तो पता चल गया कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन से ये भी पूछ सकते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग या गलकंड रोग होता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है। तो आपको बतलाना है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। क्या है भाई? तना है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चेचक के टीका का खोज किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था भाई? एडवर्ड जेनर ने किया था। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अब खोज से संबंधित हम आपको बात बतलाते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो क्वेश्चन पूछेंगे यदि विटामिन का खोज किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएंगे फंक। क्या बताइएगा आप? फंक ने किया था विटामिन का खोज। अच्छा, विटामिन बी का खोज किसने किया था। तो आपको बतलाना है विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया था। किसने किया था भाई? मैकुलन ने किया था। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखिएगा। हेमियोपैथी का खोज किसने किया था। तो हेमियोपैथी का खोज किया था हैनीमैन ने। किसने किया था? हैनीमैन ने खोज किया था। जरूर याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर में, कहता है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। कहने का मतलब मानव शरीर में कुल कितना हड्डी पाई जाती हैं। तो आपको बतलाना है मानव शरीर में कुल 206 हड्डी पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बालिया अवस्था में कुल कितना हड्डी पाया जाता है। तो आपको बतलाना है बालिया अवस्था में कुल 208 हड्डी पाया जाता है। सिर में कितना हड्डी पाया जाता है? 29 हड्डी पाया जाता है। और फेस में कितना हड्डी पाया जाता है? 14 हड्डी पाया जाता है।
कान में कितना हड्डी पाया जाता है, तो आपको बतलाना है कान में कुल मिला के 6 हड्डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो अगले नंबर पे 7 नंबर में क्वेश्चन लिखा है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। कहने का मतलब सबसे लंबा हड्डी का नाम क्या है, तो आपको बताना है सबसे लंबा हड्डी का नाम है भाई फीमर। क्या है भाई, फीमर। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जांघ में पाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी तो पता चल गया फीमर है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कहाँ पाया जाता है, जो कान में पाया जाता है। तो बड़ी हड्डी हो गया फीमर और छोटी हड्डी हो गया स्टेपिज, कान में पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में लिखा हुआ, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो आपको बतलाना है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है ना, वो होती है जबड़े की हड्डी। कहाँ की होती है भाई, जबड़े की हड्डी होती है। अच्छा, 9 नंबर क्वेश्चन को यदि देखें तो 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहता है हृदय, मानव का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो आपको बतलाना है मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार सांस लेता है, इस बात को भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, खून का रंग लाल होता है। कहने का मतलब खून का रंग लाल क्यों होता है, यदि ये क्वेश्चन में आएंगे तो आपको बतलाना है हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। कहने का मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, तो आपको बतलाना है हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। किसका यौगिक है भाई, प्रोटीन का यौगिक है। अब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बतलाना है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर नामक बीमारी होता है, या मरासमस नामक बीमारी भी हो जाता है। उसके आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो आपको बतलाना है 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 12 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें भाई तो 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आपको बतलाना है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। कहीं कहीं लेंथ में दे देते हैं 20 से 120 दिन। कितना दिन होता है, 20 से 120 दिन भी रहेंगे तो ये भी सही है। अच्छा, लाल रक्त कण का जीवन काल तो पता चल गया 20 से 120 दिन होता है, तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है भाई, 2 से 4 दिन होता है, इस बात को भी आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, रक्त का बात आया था, खून का बात आया था, तो खून एक प्रकार का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में लगभग कितना लीटर खून पाए जाते हैं, तो आपको बतलाना है एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, और महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर खून कम पाया जाता है। इन सभी बातों को जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन यदि बात कर ले तो 13 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमने से सहायक है। इसका मतलब हुआ कि रुधिर को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है, रुधिर को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। कौन सा विटामिन मदद करता है भाई, विटामिन के मदद करता है। तो शरीर का यदि कोई अंग कट जाता है, कोई भाग कट जाता है, तो कुछ देर के बाद रुधिर थक्का बन जाता है, तो उसके वजह रीजन है क्या, विटामिन के है। अच्छा, शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है, तो शरीर के अंदर हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण, याद रखिएगा, रक्त नहीं जमता है। ठीक है ना, हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त नहीं जमता है और बाहर रक्त जम जाता है विटामिन के कारण। उसके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, तो आपको बतलाना है रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई,
प्लाज्मा कहलाता है। देखिए रुधिर को दो वर्गों में बांटा गया था। पहला भाग यदि था तो वो था प्लाज्मा, क्या है भाई, वो है प्लाज्मा। और दूसरा भाग है रुधिराणु, क्या है भाई, रुधिराणु। इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे यदि बात कर ले तो प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो प्लाज्मा रुधिर का 60% पाया जाता है। और रुधिराणु रुधिर का कितना प्रतिशत होता है, 40% होता है। अब बात करें यदि प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना परसेंटेज होती है, 90% होती है। और प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है, तो प्रोटीन 7% होता है। अगला बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 नंबर पे, देखिए लिखा हुआ है, कहता है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है। कहने का मतलब सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो आपको बतलाना है सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। कहने का मतलब ओ सभी को, सभी ब्लड ग्रुप वाले को अपना रक्त दान दे सकता है। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। दोनों बातों को याद रखिएगा, सर्वदाता हो गया ओ और सर्वग्राही हो गया ए बी। अगला बात करें 16 नंबर क्वेश्चन का, तो 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास, कहता है पित्त उत्पन्न होता है। पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है, तो आपको बतलाना है पित्त यकृत से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है, यकृत से उत्पन्न होता है। और जमा कहाँ होता है, तो बतलाना है जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है भाई, जमा होता है पित्ताशय में। लेकिन उत्पन्न कहाँ से होता है, उत्पन्न होता है यकृत से। बात यकृत का, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बतलाना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और यकृत का वजन कितना होता है, तो यकृत का वजन 1.5 से 2 kg के आसपास में होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। और यदि कोई व्यक्ति जहर खा के डेथ कर जाते हैं, या किसी व्यक्ति को जहर खिला करके मार दिया जाता है, तो उसका जांच करने में यकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। अच्छा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो गया यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है, कहता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो आपको बतलाना है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80। अब क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे कि रक्तचाप को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, तो रक्तचाप को स्फेगमोमैनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, स्फेगमोमैनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। अगले पॉइंट पे यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 18 नंबर, कहता है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है, तो आपको बतलाना है रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है भाई, किडनी करता है। कौन करता है, किडनी, जिसे वृक्क भी कहा जाता है। और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहता है, उत्सर्जन कहा जाता है। अगले पॉइंट पे यदि बात कर ले तो कहता है 19 नंबर क्वेश्चन में है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपको बतलाना है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। कौन सा कोशिका है भाई, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। और सबसे बड़ा अंग का बात करें तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा है भाई, सबसे बड़ा अंग है त्वचा, जरूर याद रखिएगा। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। उसके अगले पॉइंट पे यदि बात करें 20 नंबर क्वेश्चन का, तो कहता है हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, तो आपको बतलाना है हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से संबंधित है। कहने का मतलब यदि क्वेश्चन पूछेंगे कि किस जानवर के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, तो आपको बतलाना है कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। अगले पॉइंट की यदि बात कर ले तो 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वायरोलॉजी किससे संबंधित हैं, तो आपको बतलाना है वायरोलॉजी शब्द विषाणु से संबंधित है। किससे संबंधित है, विषाणु के अध्ययन से संबंधित है। और विषाणु का खोज किसने किया था, विषाणु का खोज इवानोव्स्की ने किया था। इन सभी बातों को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो अगले पॉइंट पे लिखा है 22 नंबर क्वेश्चन में, कहता है खून थक्का नहीं जमता है। कहता है
किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, तो आपको बतलाना है हीमोफीलिया नामक रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। और हीमोफीलिया नामक रोग जो है ना, ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, ठीक है। और ये रोग जिस व्यक्ति को हो जाते हैं, उसका यदि शरीर का कोई अंग कट जाता है तो फिर जल्दी खून जमता नहीं है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, यदि खून नहीं जम रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर में कौन सा रोग है, हीमोफीलिया रोग है। अच्छा, एक दो गो आपको बतलाना है आनुवांशिक रोग कौन सा है। तो आपको हीमोफीलिया तो पता चल गया, दूसरा होता है वर्ण अंधता। क्या होता है भाई, वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। उसके अगले पॉइंट की यदि बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित हैं। तो आपको बतलाना है ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग आँखों से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, आँखों से संबंधित है। आँख में ये दोनों बीमारी होता है। अच्छा देखिए, आँख से और बहुत सारे दोष संबंधित हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और ओबिंदुकता। ये सारे बीमारी आँखों में होती हैं। और निकट दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष बोलेंगे ना तो बतलाना है अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष को किस लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को बाईफोकल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। और ओबिंदुकता को बेलनाकार लेंस की सहायता से हम दूर करते हैं। इन सभी बातों को जरूर याद रखिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई। काहे कि आप यदि एक लाइक करते हैं, एक शेयर करते हैं, तो यही लाइक, यही शेयर, यही कमेंट हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ यदि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे, जो ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी वीडियो को बनाया गया है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।